अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का कोच मुदस्सिर इरशाद और मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे एक प्लेटफॉर्म एमआई कोचिंग्स में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ सोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी। तो इससे पहले हमने क्रिएटिविटी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, क्रिएटिविटी होती क्या है, क्रिएटिविटी के फंक्शंस, इसके ट्रेड्स, इसके जो बैरियर्स हैं, इसके बूस्टर्स हैं। मगर आज हम थोड़ा सा इसको डिफरेंटली देखेंगे कि एक्चुअली क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है, वो कौन से एरियाज़ हैं जो हमारे लिए सोर्स बन सकते हैं क्रिएटिविटी का। तो इसमें से जो सबसे पहला सोर्स है दैट इज़ इनोसेंस। तो इनोसेंस इज़ एक्चुअली द क्लासिकल वे ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। तो जब आपके पास यूजुअल वेज नहीं होते किसी काम को करने के, यूजुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं होते या यूजुअल सॉल्यूशंस नहीं होते, तो अमूमन आप वहाँ पे अनयूजुअल वेज को अडॉप्ट करते हैं या हम उन कनेक्शंस को लाने की कोशिश करते हैं कि जो यूजुअल नहीं है। तो अमूमन ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया प्रोड्यूस होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब मंगोल्फियर ब्रदर्स ने पहली दफ़ा हॉट एयर बलून में फ्लू किया और जब ये खबर पेरिस का किंग था उस तक पहुंची, तो उसको इसमें एक मिलिट्री पोटेंशियल नज़र आया। तो उसने अपने चीफ साइंटिस्ट को बुलाया और उसको इस सेम वे के ऊपर जो हॉट एयर बलून है उसको तैयार करने का ऑर्डर दिया। तो उसका जो चीफ साइंटिस्ट था, जब उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहा था, तो उसने सोचा कि हो सकता है कि जो मंगोल्फियर ब्रदर है उन्होंने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया हो फ्लू करने के लिए, क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। तो उसने इसी फार्मूला पे काम किया और एक टोटली जो क्रिएटिव वे है वो आइडेंटिफाई किया हॉट एयर बलून को उड़ाने का। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जहाँ पे आपके पास इससे पहले या आपके पास नॉलेज नहीं होता या आपके पास वो एक्चुअली फार्मल सोल्यूशन नहीं होता या कन्वेंशनल सोल्यूशन नहीं होता, तो उसमें हम कुछ ना कुछ जो नया आइडेंटिफाई करने या करने की कोशिश करते हैं। अमूमन बच्चों में क्रिएटिविटी इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर इनोसेंस। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि स्वीडन में एक दफ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के CEO ने एक मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनको बुलाया और उनको थोड़ी सी जो ट्रेनिंग थी वो क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर दी और उनके सामने फिर एक एग्जाम्पल रखी या एक प्रॉब्लम उनके सामने रखी। प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन 24/7 वर्क करती थी और उनको चैलेंज ये आ रहा था कि वो अपनी वर्क फोर्स को मोटिवेट करना चाहते थे कि वो वीकेंड्स के ऊपर काम करें, मगर वो वर्क फोर्स इसके लिए एग्री नहीं थी। और ये चैलेंज जब बच्चों के सामने रखा गया तो बच्चों ने इसके ऊपर मल्टीपल आइडियाज जनरेट किए। तो एक आइडिया उनकी तरफ से ये भी था, क्या जरूरत है हम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ही यूज करें वीकेंड्स के ऊपर काम करने के लिए, तो क्यों ना हम उन लोगों को हायर करें जो सिर्फ वीकेंड्स पे काम करना चाहते हैं। तो ये आइडिया बहुत इफेक्टिव रहा। जब ऑर्गेनाइजेशन ने इस जॉब को पब्लिश किया तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। अब इसके पीछे रीजन क्या था, इससे पहले जो एक्सपर्ट्स इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस को अपने साथ बांध लिया था। उसमें यह था कि शायद लोग वीकेंड्स पे जॉब करना लाइक ना करें, या फिर यह भी हो सकता है कि जो आपकी यूनियंस होती हैं वो इस चीज़ को अलाउ ना करें। मगर जब एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया और जब इसको अप्लाई किया तो उसने उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो एक्चुअली इसी इनोसेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बच्चों को अपने R&D रूम्स में बुलाती हैं, उनको वो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करें, कुछ अनयूजुअल प्रोड्यूस करें। तो इसमें एक चीज़ हम और नोट करें, एक चैलेंज है जो कि अमूमन क्या होता है कि हम हमेशा इग्नोरेंट नहीं रह सकते। जैसे वक्त के साथ साथ हम बड़े होते हैं या किसी फील्ड में या किसी इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो एक्चुअली वो उस इंडस्ट्री का जो नॉलेज होता है, जो बेस नॉलेज होता है, वो हमारे अंदर रच बस जाता है। अमूमन हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको फुली अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में जब हमें क्रिएटिव सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने हो तो हमें उन सोल्यूशंस को जो इससे पहले हमारे माइंड में होते हैं हमें उन्हें सेट असाइड करना पड़ता है और हमें खुद को बताना पड़ता है कि मैं अगर इसको टोटली एक डिफरेंट लुक से देखूँ, एक फ्रेशनेस के साथ देखूँ, तो इसका क्या क्रिएटिव सोल्यूशन हो सकता है। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए डाइवर्सिटी को अप्लाई करती हैं। ये ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री से लोगों को हायर किया जाए, अदर फील्ड से हायर किया जाए, टोटली जो अनरिलेटेड फील्ड है वहाँ से लोगों को इस एरिया में बुला के जो अपनी जो टीम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टीम है, उनका पार्ट बनाया जाए ताकि जो नए से नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो अराइज हों। मगर ये जो न्यू ज्वाइनर्स के लिए जो विंडो ऑफ फ्रेशनेस है वो बहुत शॉर्ट होती है। अमूमन कहा जाता है कि ये ड्यूरेशन फ्रॉम 12 मंथ टू 18 मंथ तक का होता है और उसके बाद वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाते हैं, पार्ट ऑफ रूटीन बन जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि वो कुछ नया सजेस्ट कर सकें या कोई रिकमेंड कर सकें नया, अनटिल अनलेस कि वो अपनी उस इनोसेंस को या अपनी फ्रेशनेस को डेलिबरेटली फ्रंट पे ना लेके
लेके आएँ या उसकी यूटिलाइजेशन ना करें। सेकंड सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं, दैट इज एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस टोटली ऑपोजिट है हमारे पहले सोर्स के, दैट इज इनोसेंस। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है कि हमारे पास इससे पहले उस इंडस्ट्री का, उन प्रोडक्ट का, उस एरिया का या उन सर्विसेज का नॉलेज होता है और हम उस नॉलेज को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अमूमन इसको एक लो रिस्क एरिया समझा जाता है और जो हमारी मोस्टली जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इसी में इन्वॉल्व होती है। तो इसमें इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड मैं एग्जांपल के तौर पे शेयर करता हूँ कि हम कई दफ़ा कुछ प्रोडक्ट्स को डीअसेंबली करके जब उसको रीअसेंबली करते हैं तो हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेंज कर दें, तो उससे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो जनरेट हो जाती हैं। तो अमूमन जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे भी मैंने जिक्र किया कि इसमें लो रिस्क होता है क्योंकि लोगों के पास वो नॉलेज होता है। तो ये इसमें जो क्रिएटिविटी है वो भी मॉडरेट लेवल की होती है। तो अनटिल अनलेस के हम कोई बहुत ही अनयूजुअल या उस जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उससे हट के कुछ ना कुछ आइडिया ना जनरेट करें। तो इसकी अदर एग्जांपल्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी, जब कोई मूवी या कोई ड्रामा हिट हो जाता है तो फिर उसकी सीरीज आती हैं, तो एक्चुअली वो भी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है कि हम अगर एक चीज़ में सक्सेसफुल हो चुके हैं तो क्यों ना हम इसका जो सीक्वल है हम वो बनाएं और उसमें भी सक्सेसफुल हों। आते हैं हम अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ, दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मीन्स पुटिंग टाइम एंड एफर्ट एंड अटेम्प्टिंग टू बी क्रिएटिव। हमारे अंदर से वो मोटिवेशन होती है कि हम कुछ नया प्रोड्यूस करें, हम कुछ नया क्रिएट करें, हम कुछ इन्वेंशंस करें, हम कुछ इनोवेशंस लेके आएँ। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें बेचैन करती है, जो हमें कुछ ना कुछ नया करने पे उकसाती है। तो मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है क्रिएटिविटी का। इसमें बेसिकली हम अपनी क्यूरियोसिटी जो है हम उसको यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, और हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई चीज़ें करें ताकि हम कुछ नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें, कुछ नया प्रोड्यूस कर सकें। और हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, जो बहुत सारी इनोवेशंस हैं, बेसिकली उन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है जो जिनकी इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी और जिन्होंने वो इन्वेंशंस की और सिर्फ अपनी मोटिवेशन के ऊपर ही की है कि जो कि शायद एक नॉर्मल बिजनेसेस के लिए या उस पॉसिबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल जैसे राइट ब्रदर्स की ये इंटरनल मोटिवेशन थी कि जिसके लिए उन्होंने जो प्लेन है वो उसको इन्वेंट किया। इस तरह ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, जिस तरह थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। तो ये सारी की सारी उनकी इंटरनल मोटिवेशन थी, वो कुछ नया करना चाहते थे। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है। और इंटरनल मोटिवेशन तो वैसे भी कहा जाता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो किसी दूसरी जगह पे हो। और अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में अब ये समझा जाने लग गया है कि जो पैशन है किसी भी पर्सन का, अगर उसको वो जॉब दी जाए तो वो लोग उसमें बहुत इफेक्टिवली और बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ, दैट इज बाई चांस, बाई एक्सीडेंट और बाई मिस्टेक। हम अपने इर्द गिर्द देखें, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड में बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, वो ऐसी इन्वेंशंस हैं जो शायद क्यूरियस माइंड तो थे, उस पर वो वर्क ज़रूर कर रहे थे, मगर उनके सामने ये कहीं ना कहीं कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स आए हैं, कुछ उन्होंने डिफरेंटली देखा, तो उसको उन्होंने उस आइडिया को फौरी पिक किया और उसको एक जो यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज की शक्ल में अवेलेबल कर दिया। अमूमन जो ट्रेडिशन है उसमें हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री में हम एक खास डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी खास डायरेक्शन में चलते चलते कुछ ऐसा नया मोड़ आ जाता है, कुछ ऐसा नया रास्ता आ जाता है जो हमें एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। और इसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए कि हमें अपनी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है हमें उसको ओपन रखने की ज़रूरत होती है। हमें एक्चुअली उस मोमेंट को वेट करने की ज़रूरत होती है कि जो कि वो हमारे सामने आए और हम उसको फ़ौरन पिक कर ले। जैसे कि हम सबके नॉलेज में है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाय चांस एंड द प्रोसेस ऑफ इम्यूनोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो आल्दो कि ये सारी की सारी जो डिस्कवरी थी इसमें कुछ मिस्टेक्स थी कह लें या कुछ उसमें अनयूजुअल था, मगर अगेन ये लोग एफर्ट पुट कर रहे थे, ये उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। और याद रखें कि ये नहीं होगा कि हमें टोटल ही अनसडन कोई चीज़ मिल जाए। हाँ, अमूमन ये होता है कि हम उस पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं उस आइडिया पे या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अचानक उस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे सामने आ जाए और हम फौरी उसको पिक करने के लिए भी रेडी हों। ऐसा ना हो कि हम उसको मिस कर दें और जो हमारे सामने से वो अपॉर्चुनिटी है वो गायब हो जाए। और हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है दैट इज क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी। अच्छा, ये मोस्टली अप्लाई होता है कॉर्पोरेट्स में, इंस्टीट्यूट्स में। तो इसमें क्या करते हैं कि हम वर्क करते हैं कि हम ऐसा एक खूबसूरत कल्चर डेवलप करें जिसमें लोगों के लिए बहुत ईजी हो कि उनको आइडियाज जनरेट करना और हमारी तरफ से उनके जो आइडियाज़ हैं उनकी रिसेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। नंबर 2, वो फ्री हों कि वो अनयूजुअल कोई ना कोई चीज़ें कर सकें, वो मिस्टेक्स कर सकें और वो फियर फ्री हों,
वो अजम्पशंस फ्री हों, वो परसेप्शंस फ्री हों और हम इन सारी की सारी चीज़ों में को एक्सेप्ट करें। अमूमन इस कल्चर में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग का जो फियर ऑफ फेलियर है वो कायम रहता है। तो एक्चुअली जब हम उनको अलाउ करते हैं कि आपका फियर जो है वो हमारे लिए, या आपके जो फेलियर है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, आप कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तो बिलीव करें जो ह्यूमन माइंड है, जो लोग हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन एरियाज़ को फॉलो भी करती हैं, वो अपने लोगों की क्रिएटिविटी को नर्चर करती हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिसमें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मौके हों कि वो नए से नए आइडियाज़ पे काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए नाम लूँगा पिक्सर का, कि जो कि एनिमेटेड मूवीज़ बनाती है, और अमूमन कहा जाता है कि ये बहुत क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है। अमूमन जो मूवीज़ की थीम्स होती हैं, जो उनकी स्टोरीज़ होती हैं, उसके लिए क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो जितने भी ये सोर्सेज हैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इस अपने स्टाफ की स्किल को यूज़ करके उसको वैल्यू में कन्वर्ट करें, और वो वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो और वो वैल्यू कम्युनिटी के लिए भी हो। इसके अलावा जो हमारा लास्ट सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है, दैट इज़ यूजिंग द टूल्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें बहुत सारे लोग मल्टीपल टूल्स को लर्न करते हैं और डेलिब्रेटली उनको अप्लाई करते हैं एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, ताकि वो अपनी जो क्रिएटिविटी की स्किल है उसको एक फॉर्मल फ्लो के साथ यूज़ कर सके। तो अमूमन इसमें एक टेक्निक जो यूज़ होती है दैट इज़ ऑफ लैटरल थिंकिंग। तो लैटरल थिंकिंग एक पूरा वे है जिसको लर्न किया जा सकता है, जिसको अप्लाई किया जाता है नए आइडिया जनरेट करने के लिए। सेकंड टूल इज़ सिस्टमेटिक इन्वेंटिव थिंकिंग। तो इसमें अमूमन जो इसके यूजर्स होते हैं वो कुछ खास एरियाज़ में या क्लोज वर्ल्ड में कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। मैं आप लोगों के सामने एक पूरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल लेके आऊँगा कि कैसे सिस्टमेटिक इन्वेंटिव थिंकिंग और थिंकिंग इनसाइड द क्लोज वर्ल्ड एक हेल्पफुल टूल है टू क्रिएट और टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़। तो ये हमारे एक्चुअली सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी थे। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, मगर मैं उनको यहाँ पे समराइज़ करता हूँ। सिर्फ हमें इनके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें अपनी इन सलाहियतों को जानने की ज़रूरत है। हम इनको पहचान लेंगे, हम इनके बारे में अवेयर होंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि हम इन सोर्सेज को यूज़ करके क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकें। इस वक्त बहुत मुश्किल है कि हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को और बेहतर करते जाएं, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। मसलन इन्फ्लेशन है, जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, या इसके अलावा इकॉनमी की जो सिचुएशंस हैं वो इस वक्त बिजनेसेस को बहुत ही सीवियरली अफेक्ट कर रही हैं। ऐसी सूरत में कुछ नया करने की, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करने की ज़रूरत है, और ये सोर्सेज वहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।